महेश दास, तरुण बीरबल। गर्मी की एक सुहानी सुबह युवा मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले। शिकार के लिए ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। जंगल पहुंचते ही बादशाह अकबर का जोश दुगना हो गया। लंबी दूरी तय करने के बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। हम जंगल के बीचों बीच पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी जानवर नजर नहीं आया। उफ, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। माफ कीजिएगा जहांपना, पानी के मश्क खाली हो चुके हैं। ये क्या बोल रहे हो? तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अब वापस लौट चलना चाहिए बादशाह सलामत। लौटते हुए वे सभी एक चौराहे के करीब पहुंचे। यहाँ तो 3 सड़कें हैं। कौन सी सड़क हमें आगरा ले जाएगी? वजीर, क्या तुम्हें कोई जानकारी है? जी नहीं बादशाह सलामत। उसी समय बादशाह अकबर की नजर वहां से गुजरते एक लड़के पर पड़ी। सुनो लड़के, बता सकते हो कौन सी सड़क आगरा को जाती है? हर कोई जानता है सड़कें चलती नहीं, तो फिर इनमें से कोई भी आगरा या कहीं और कैसे जा सकती हैं? सभी हक्के बक्के रह गए। लड़के को कुछ और भी कहना था। लोग चलते हैं, सड़कें नहीं। बात तो तुमने सही कही। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? मेरा नाम है महेश दास। ये बताइए आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? तुम बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। ये मेरी अंगूठी है, रख लो। हमें तुम्हारे जैसे नीडर लोगों की जरूरत है। ये अंगूठी लेकर आगरा आना, मैं तुम्हें तुरंत पहचान लूंगा। अब तो मुझे आगरा का रास्ता बता दो। महेश दास ने अदब से सिर झुकाकर आगरा की ओर जाने वाली सड़क की तरफ इशारा किया। बादशाह अपने काफिले के साथ उस ओर बढ़ चले। कुछ साल गुजर गए। तरुण महेश दास अब नौजवान महेश दास में विकसित हो चुका था। एक दिन उसने आगरा जाकर बादशाह अकबर से मिलने का निश्चय किया। मैं बादशाह सलामत की ये अंगूठी लेकर उनसे मिलने जाता हूँ। महेश दास आगरा की ओर चल पड़ा। आखिरकार वो बादशाह अकबर के महल तक पहुंच ही गया। मुझे बादशाह अकबर से मिलना है। यहीं ठहरो, मैं पूछ कर आता हूँ। दरबान ने लौटकर बताया कि वो अंदर जा सकता है। अंदर पहुंचकर महेश दास ने बादशाह अकबर को सलाम किया। उस युवक के आत्मविश्वास को देखकर बादशाह अकबर बहुत प्रभावित हुए। तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह सलामत, मेरा नाम है महेश दास। नाम तो जाना पहचाना लगता है, पहले भी मैंने ये नाम कहीं सुना है। महेश दास ने अंगूठी निकालकर बादशाह अकबर को दिखाई। अंगूठी देखते ही उन्हें कुछ साल पहले की घटना याद आ गई, जब वो महेश दास से जंगल में मिले थे। हाँ महेश, मुझे तुम्हारी हाजिर जवाबी याद आ गई, लेकिन एक बार फिर उसकी जांच करूंगा। मेरे दरबारी तुमसे कुछ सवाल करेंगे, देखते हैं तुम्हारा जवाब क्या होगा। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि कुछ ही सवालों में उसे धराशायी कर देंगे। बताओ नौजवान, पड़ोसी होकर भी कौन एक दूसरे को नहीं देख पाते? हमारी आंखें। इतनी जल्दी जवाब मिलने पर सभी भौंचक के रह गए। किस दुश्मन को नहीं हराया जा सकता? मौत। हाँ? मौत के बाद भी कौन खत्म नहीं होता? इंसान की प्रसिद्धि। एक दरबारी ने फर्श पर एक लकीर खींची। बिना मिटाए इस लकीर को
छोटी करो। महेश ने तुरंत ही उस लकीर के बगल में एक उससे लंबी लकीर खींची। आप देखिए, आपकी लकीर छोटी हो गई। ऐसी कोई चीज है जिसे सूरज और चांद नहीं देख सकते? अंधकार को। बादशाह समझ गए कि नौजवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब उन्होंने खुद एक सवाल पूछा। नौजवान, बताओ अभी आगरा में कितने कबूतर हैं? दरबारियों के चेहरे पर सवालिया निशान थे। क्या इस सवाल का जवाब मिलेगा? लेकिन महेश के पास जवाब हाजिर था। हुजूर, इस समय आगरा में 50,416 कबूतर मौजूद हैं। वहां मौजूद लोग अवाक रह गए। बादशाह ने भी इतनी जल्दी जवाब की उम्मीद नहीं की थी, बल्कि उन्हें तो जवाब की उम्मीद ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन तुम्हारे बताए हुए कबूतरों से कम कबूतर हुए तो फिर कुछ कबूतर अपने रिश्तेदारों से मिलने आगरा से बाहर चले गए होंगे। और ज्यादा हुए तो वो मेहमान होंगे आगरा में रहने वाले कबूतरों के। ठीक है। आगरा की सड़कों में कितने मोड़ हैं? हुजूर, सिर्फ 2, दाएं और बाएं। मुसीबत के वक्त इंसान के काम आने वाले 2 सबसे मजबूत हथियार क्या हैं? ज्ञान और चतुराई। महेश के जवाबों से बादशाह अकबर खुश हो गए। वो खुद महेश के करीब पहुंचे और उसे गले से लगा लिया। अब से तुम मेरे दरबारियों में से एक हो गए। आज तुमने जो अपनी अक्लमंदी का परिचय दिया, उसके लिए मैं तुम्हें बीरबल की उपाधि देता हूं। हाजिर जवाबी जिसकी ताकत हो। सभी ईश्वर की संतान हैं। वसंत ऋतु के एक सुहाने दिन में राजकाज से निपटने के बाद बादशाह अकबर हमेशा की तरह बीरबल के साथ अपने महल के बागीचे में टहलने के लिए निकले थे। बागीचा 4 छोटे-छोटे हिस्सों में बंटा हुआ था। चारों हिस्सों की सीमाएं सुंदर फूलों के पौधों की बनी हुई थी। हर बागीचे के बीचों बीच एक खूबसूरत फव्वारा था, जिसमें से निर्मल जल निकलता रहता था। बीरबल, हम यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। जी हुजूर, जैसे आपकी मर्जी। उस खूबसूरत बागीचे की मनमोहक संरचना को देखकर बीरबल मंत्रमुग्ध थे। ऊपर वाला तो महान है, उसने हमें इतने सारे खूबसूरत फूल दिए हैं। तुमने सही कहा, लेकिन बीरबल, हमारे खुदा का कोई मुकाबला नहीं है और तुम्हारे भगवान तो कुछ ज्यादा ही निराले होते हैं। सभी धर्मों का सम्मान करने वाले बादशाह अकबर के मुंह से ऐसी बात सुनकर बीरबल को ताज्जुब हुआ। बादशाह सलामत, आपका मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं, आप जरा खुलकर बताएं। जरूर बीरबल, अपने भगवान कृष्ण को ही देखो। जब भी उनका कोई भक्त उनसे मदद मांगता है, वो खुद दौड़ पड़ते हैं। वो अपने किसी सेवक को क्यों नहीं भेजते? ये सुनकर बीरबल का दिमाग एक योजना बनाने लगा। जहां बना, मुझे आप कुछ दिनों की मोहलत दें ताकि मैं अपने भगवान के इस व्यवहार का कारण आपको बता सकूं। बादशाह से इजाजत लेकर बीरबल वहां से चले गए। अगले ही दिन अपनी योजना के अनुरूप बीरबल एक मोम के शिल्पकार के पास पहुंचे। शिल्पकार अपने घर के बाहर बैठा शरबत पी रहा था। पधारिए हुजूर, आपने कहला दिया होता मैं खुद आपसे मिलने आ जाता। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें बादशाह अकबर के पोते शहजादे खुर्रम का एक मोम का पुतला तैयार करना होगा। हुजूर, वो बन जाएगा। आपको वो कब तैयार चाहिए? कल ही। हो जाएगा हुजूर। बीरबल वहां से महल की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने शाही खानदान के एक भरोसेमंद व्यक्ति से मुलाकात की। कल मैं तुम्हें शहजादा खुर्रम का मोम का एक पुतला दूंगा। तुम उसे शाही बागीचे के तालाब के पास ले जाना। हमेशा की तरह मैं और बादशाह वहां टहलने जाएंगे। मेरा इशारा मिलते ही तुम उस पुतले को अपने हाथ से फिसलकर तालाब में गिर जाने देना।
तुम्हारी चीख से ऐसा लगना चाहिए कि वो पुतला नहीं, सचमुच शहजादे ही हैं। शाही खानदान का वो सदस्य जानता था कि बीरबल कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसने वादा किया। आपने जो कहा वो हो जाएगा। अगली सुबह मोम का शिल्पकार मोम के पुतले के साथ बीरबल के सामने हाजिर हुआ। पुतले को देखकर बीरबल को तसल्ली हो गई। उन्होंने शिल्पकार को एक अच्छी रकम के साथ विदा किया और उस पुतले को ले जाकर शाही खानदान के सदस्य को दे दिया। वाह, ये तो बिल्कुल शहजादे जैसा दिख रहा है। याद रहे, ये हमारी योजना के मुताबिक ही होना चाहिए। हर रोज की तरह उस शाम भी अकबर और बीरबल शाही बागीचे में टहलने के लिए गए। जब वो बागीचे की लगभग आधी दूरी तय कर चुके थे तो बीरबल ने बादशाह की नजर बचाकर हाथ में शहजादे के पुतले को लिए शाही सदस्य को इशारा किया। वो आदमी शहजादे के पुतले को लेकर जब तालाब की ओर बढ़ा तो बादशाह अकबर का ध्यान उस ओर खिंच गया। उनकी नजरों के सामने ही शहजादे का पुतला उस आदमी के हाथों से फिसलकर एक जोरदार छपाके के साथ तालाब में जा गिरा। बादशाह घबरा गए। मेरा पोता पानी में गिर गया। बादशाह चिल्लाते हुए बिजली की तेजी से उस तरफ भागे। महान मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली बादशाह ने एक पल गंवाए बगैर उस तालाब में छलांग लगा दी। कुछ समय तक पानी के अंदर अपने पोते को ढूंढने के बाद वो शहजादे के पुतले को लेकर पानी के ऊपर आए। लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक मोम का पुतला था तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। इस बीच बीरबल तालाब के पास पहुँचे और उन्होंने पानी में भीगे हुए दुखी बादशाह को तालाब से बाहर निकाला। जहांपना, आपने तालाब में खुद क्यों छलांग लगा दी? आप कांप रहे हैं, आपको जुकाम हो सकता है, आपके कपड़े भी खराब हो गए हैं। आप किसी सिपाही या माली को इस काम के लिए बुलवा लेते हैं। आपने खुद इतनी तकलीफ क्यों उठाई हुजूर? बीरबल, तुमने देखा नहीं कि मेरा अपना पोता, जो मुझे नहीं पता था कि सिर्फ एक पुतला है, पानी में गिर गया और उसकी जान मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। उसे बचाने के लिए मैं किसी और का इंतजार कैसे करता? आपने सही कहा हुजूर। ऐसा ही हमारे भगवान भी महसूस करते हैं। हमारे भगवान कृष्ण के लिए उन पर निर्भर करने वाले लोगों से ज्यादा और कोई भी प्यारा नहीं। इसीलिए वो मदद करने खुद आ जाते हैं, भले ही कोई आए या फिर ना आए। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया। जब कोई हमें बहुत प्यारा होता है तो हमारे लिए वो उतनी ही अहमियत रखता है जितना कि हमारे बच्चे। ईश्वर से मदद मांगने वाले उनके बच्चे ही तो हैं। और ये बात सिर्फ एक ही भगवान तक सीमित नहीं है, सभी भगवान ऐसे ही हैं, क्योंकि दरअसल वो सब एक ही हैं। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए स्नेह पूर्वक बीरबल के कंधे को थपथपाया। एक बार फिर तुमने अपनी बात साबित कर दी दोस्त। बीरबल और बेगम। बीरबल की तरक्की से सभी दरबारियों को जलन होने लगी थी, इसीलिए वो उनके खिलाफ साजिश करते रहते थे। एक बार उन्होंने बादशाह अकबर के साले हुसैन खान की मदद से बीरबल का पत्ता साफ करने की सोची। सही कहा ना? बिल्कुल सही। इन्हें बताएं। हुसैन खान, आप एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं, लेकिन दरबार में आपको कोई भी अहम पद नहीं दिया गया है। तुमने सच कहा, बड़े खेत की बात है। आप सही कह रहे हैं। मैं खुद बड़ा पद हासिल करना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही आसान काम है। बेगम साहिबा से मिलकर आप उन्हें अपनी मर्जी बताएं, वो जरूर आपकी मदद करेंगी। आपने जो रास्ता बताया वो बिल्कुल सही रास्ता है। मैं अभी तुरंत जाकर अपनी बहन से मिलता हूँ। मंत्री बनने की अपनी इच्छा लेकर हुसैन खान अपनी बहन से मिलने के लिए उनके महल में पहुंचा। बहना, तुम्हें मेरे लिए उनसे बात करनी ही होगी। भैया, तुम फिक्र मत करो, मैं बादशाह सलामत से इस बारे में जरूर बात करूंगी। तुम्हारा काम हो गया समझो। हुसैन खान महल से चला गया।
अगली सुबह बेगम साहिबा बेसब्री से बादशाह का इंतजार करने लगी। जब बादशाह आए तो बेगम ने बेहतरीन शरबत पेश करके उनकी खातिरदारी की। लीजिए हुजूर। कुछ मांगने के लिए मुझे खुश कर रही हैं। जरूर कुछ उल्टा सीधा मांगेंगी। आप मुझसे कुछ मांगना चाहती हैं बेगम? मैं चाहती हूँ राजा बीरबल की जगह आप मेरे भाई को अपने खास मंत्री और अपने खास सलाहकार के पद पर नियुक्त करें। आप तो जानती हैं बीरबल बहुत ही कुशलता और होशियारी से मेरे प्रशासन की दिक्कतें सुलझा देते हैं, पर हुसैन खान से मुझे ऐसी उम्मीदें नहीं हैं। अगर बीरबल मेरे दिए काम को पूरा नहीं कर पाया तब तो आप मेरी मुराद पूरी करेंगे ना? जरूर करेंगे। तो फिर ये तय रहा, अगर बीरबल मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाए तो फिर आप उनका सरकारी पद मेरे भाई को दे देंगे, ठीक है? तो आज शाम आप बीरबल से कहें कि आपसे मिलने वो मुझे बागीचे तक बुला कर लाएं। हर शाम की तरह अकबर और बीरबल उस शाम भी बागीचे में टहलने के लिए पहुंचे। बीरबल, बेगम के महल में जाओ और उन्हें यहाँ बुला कर लाओ। किसी वजह से वो मुझसे नाराज हैं, वो आने से मना करेंगी। तुम किसी भी तरह उन्हें यहाँ लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई। हाँ? बीरबल समझ गए कि बादशाह उन्हें कुछ इशारा कर रहे हैं। वो महल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र पहरेदार को कुछ समझाया। उसके बाद वो बेगम के सामने हाजिर हुए। बेगम साहिबा, बादशाह बागीचे में आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आपसे मिलना है। बेगम मुस्कुरा उठी। उन्हें तो पहले से ही ये पता था। वो ना कहती उससे पहले ही पहरेदार बीरबल के करीब आया और उनके कानों में फुसफुसाने लगा। बेगम ने उत्सुकतावश सुनने की कोशिश की, लेकिन आखिरी कुछ लफ्ज ही उन्हें सुनाई दिए। वो बहुत खूबसूरत है। ओह, ये बात ठीक है, अब तुम जाओ। बीरबल बेगम से मुखातिब हुए। बेगम साहिबा, अब चलने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। बेगम के दिमाग में जलन ने हलचल पैदा कर दी थी। आखिर वो कौन हो सकती है? मैं पता लगाती हूँ। बिना एक पल भी गंवाए बेगम साहिबा बागीचे की ओर दौड़ पड़ी, जहाँ बादशाह सलामत उन्हें देखकर हैरान रह गए। बेगम, आपने तो कहा था आप नहीं आएंगी, लेकिन आप तो आ गई। इसीलिए आपने मौका खो दिया। अब बीरबल अपने पद पर बने रहेंगे। मैं मान गई। वाकई बीरबल बहुत ही अक्लमंद है। उसके बाद से तो बेगम भी परेशानियों में बीरबल से सलाह मशवरा लेने लगी। बादशाह, आप मुझसे नाराज हैं? मुझसे कोई खता हो गई? आपने मुझे नाराज किया है बेगम। मेरा हुक्म है कि आप ये महल छोड़कर अपने अब्बा हुजूर के महल में चली जाएं। अपने साथ आप अपनी सभी चीजें लेती जाएं। बेगम ने कभी ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी तरह बादशाह सलामत को मनाना होगा, लेकिन कैसे? अब तो बस एक तरीका है, मुझे बीरबल की मदद लेनी होगी। बेगम ने फौरन बीरबल को अपने पास बुलवाया। बीरबल बेगम साहिबा के सामने पेश हुए। बादशाह ने मुझे यहाँ से जाने का हुक्म दिया है। बीरबल, अब तुम ही बादशाह सलामत को मनाने में मेरी मदद कर सकते हो। तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? बेगम साहिबा, जहां तक मुझे पता है, बादशाह ने आपको अपनी सारी चीजें ले जाने का हुक्म दिया है। आप किसे अपनी सबसे कीमती चीज मानती हैं? अपने बादशाह सलामत को। ओह, मैं समझ गई बीरबल, तुम महान हो। बीरबल ने बेगम साहिबा को सारी योजना समझा दी और वहां से चले गए। बेगम ने अपनी कनीजों को बुलाकर उनका सभी सामान इकट्ठा करने को कहा। उसके बाद इजाजत लेने के लिए उन्होंने बादशाह अकबर को बुलवाया। अकबर उनके कमरे में उनसे मिलने पहुंचे।
तो आपने अपना सारा सामान बांध लिया? जी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बार शरबत पिलाना चाहूंगी बादशाह सलामत। बादशाह ने शरबत पी लिया, लेकिन वो उसी वक्त बेहोश हो गए। बेगम ने तुरंत शाही पालकी मंगवाई और उसमें बैठकर वहां से रवाना हो गईं। उनके पीछे एक और पालकी थी जिसमें बादशाह अकबर सो रहे थे। बेगम अपने अब्बा के महल में पहुंची। जागने पर जब बादशाह अकबर ने खुद को बेगम के अब्बा के महल में पाया तो वे हैरान रह गए। ये सब क्या है? आप मुझे यहाँ कैसे ले आई? बेगम जानती थी कि बादशाह ये सवाल करेंगे। लेकिन आपने ही तो कहा था कि मैं अपनी सभी प्यारी चीजें अपने साथ ले जाऊं, और आप मुझे सबसे प्यारे हैं। आपने मुझे खुश कर दिया बेगम, लेकिन आपको ये तरकीब बताई किसने? बीरबल ने। मैं समझ गया था। जब वे दोनों वापस अपने महल में लौट कर आए तो बीरबल को वहां बुलवाया गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल। तुमने बादशाह का भरोसा जीतने में मेरी मदद की। मुझे तुम पर नाज है बीरबल। अचूक फैसला। अपनी हाजिर जवाबी के लिए सराहे जाने वाले बीरबल सही फैसला देने वाले के तौर पर भी जाने जाते हैं। वे दरबार में लाए जाने वाले कई मुकदमों का चुटकियों में निपटारा कर देते थे। एक बार एक तेल का व्यापारी और एक कसाई अपनी फरियाद लेकर उनके पास पहुंचे। अपनी फरियाद पेश करो। पहले कसाई ने फरियाद की। हुजूर, मैं अपनी दुकान में गोश्त बेचने में लगा हुआ था, तभी ये व्यापारी वहां आया। कसाई की दुकान में। कहो, तुम्हें कितना गोश्त चाहिए? नहीं, दरअसल मैं तेल बेचने आया हूँ। तुम्हें तेल चाहिए? तुम यहीं रुको, मैं तेल के लिए बर्तन लेकर आता हूँ। जब मैं अंदर गया तो ये चुपके से मेरे पैसों का बटुआ लेकर वहाँ से भागने लगा। मैं भी इसके पीछे भागा और अपने पैसे का बटुआ इससे लेना चाहा। ये मेरा है। ये मेरा है। तुम बताओ व्यापारी, तुम्हें क्या कहना है? हुजूर, मैं इसकी दुकान में गया था, लेकिन बाकी सब झूठ है। दरअसल हुआ कुछ इस तरह। कहो। तुम्हें तेल चाहिए? ये अंदर गया और एक बर्तन लेकर बाहर आया। मैंने उसमें तेल उड़ेल दिया और इसने उसके पैसे अदा किए। जब मैंने उन पैसों को रखने के लिए अपना बटुआ खोला, अरे बाप रे, इतने सारे पैसे हैं। तो इसके मुंह में पानी आ गया। इसने बटुआ मुझसे छीन लिया और वहाँ से भागने लगा। मैं इसके पीछे भागा और इसे पकड़ लिया। ये मेरा है। ये मेरा है। लेकिन इसने मेरे पैसे मुझे देने से मना कर दिया। देखते हैं ये कैसे इसे सुलझाता है और फैसला सुनाता है। उसे एक भी सुराग नहीं मिलेगा। मुश्किल है, कोई फैसला नहीं दे पाएगा ये। बीरबल ने जब दिमाग पर जोर डाला तो उन्हें एक तरकीब सूझी। सिपाही, जाओ और एक बर्तन में गर्म पानी लेकर आओ। सिपाही एक बर्तन में गर्म पानी लेकर हाजिर हुआ। और अब तुम वो सारे पैसे पानी में डालो। बीरबल के हुक्म पर कसाई ने पैसों का बटुआ पानी में पलट दिया। अब मैं पानी की जांच करूंगा। बीरबल पानी के बर्तन के पास पहुंचकर ध्यान से पानी को देखने लगे। कुछ वक्त गुजर गया। धीरे धीरे तेल की बूंदें पानी की सतह पर फैलने लगी। पानी में तेल की बूंदें दिख रही हैं। ये बूंदें उस थैली से आई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये थैली तेल के व्यापारी की है। कसाई को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। आपका शुक्रिया हुजूर।
आम का पेड़। बीरबल के दरबार में एक और मुकदमा आया। अबू और रहमान दो पड़ोसी किसान थे। उन दोनों के खेत के बीचों बीच एक आम का पेड़ था। पेड़ पके हुए आमों से लदा हुआ था। रहमान जब कुछ आम तोड़ने के लिए वहां पहुंचा तो अबू भी वहां आ गया। है, सुनो, इन्हें छूना भी मत। ये आम का पेड़ मेरा है, नीचे उतरो। पेड़ मेरा है? नहीं, ये मेरा है। मेरा है। मेरा है। इस बहस से कोई फायदा नहीं। हम बीरबल के दरबार में चलते हैं, वही इसका सही फैसला सुना सकते हैं। सही इंसाफ की उम्मीद में दोनों अपनी फरियाद लेकर बीरबल के दरबार में पहुंचे। कहो, तुम्हें क्या कहना है? हुजूर, मेरे खेत के किनारे आम का एक बड़ा सा पेड़ है। वो पेड़ हमेशा से ही मेरा रहा है। अब रहमान उस पेड़ को अपना बताने लगा है। हुजूर, वो पेड़ मेरा है। जब वो एक छोटा पौधा था तभी से मैं उसे पानी दे रहा हूँ। इसका यकीन मत करें, ये झूठ बोल रहा है। तुम दोनों अब घर जाओ। कल वापस तुम दोनों यहाँ पेश हो जाना। जैसे ही दोनों किसान वहां से गए, बीरबल ने अपने एक भरोसेमंद आदमी को बुलवाया। दोनों किसानों के घरों पर जाओ और उनसे कहो कि कुछ चोर उनके पेड़ से आम चुरा रहे हैं। वो क्या करते हैं वो मुझे आकर बताना। वो आदमी पहले अबू के घर गया। हुजूर, कुछ लोग आम चुरा रहे हैं हुजूर। मैं अभी कोई जरूरी काम कर रहा हूँ, बाद में जाकर देखूंगा। उसके बाद वो रहमान के घर गया। हुजूर, हुजूर, कुछ लोग आपका आम चुरा रहे हैं। ये सुनते ही रहमान एक डंडा लेकर खेत की तरफ भागा। उस आदमी ने तुरंत जाकर बीरबल को सारी बातें बताई। चलो, एक सुराग तो मिला। अगले दिन बीरबल के दरबार में पेड़ तुम दोनों में से किसी एक का ही हो सकता है। अब मुझे सच बताओ, पेड़ वाकई में किसका है? मेरा है। मेरा है। इस समस्या को सुलझाना मेरे लिए मुश्किल है, इसीलिए हुक्म देता हूं कि आमों को तोड़कर तुम में बराबर बांट दिए जाएं। जहां तक पेड़ का सवाल है, उसे काटकर उसकी लकड़ियां तुम में बराबर बांट दी जाएंगी। अबू बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे आम के साथ साथ लकड़ियां भी मिल रही थीं, जबकि रहमान बहुत दुखी था। आपने सही फैसला सुनाया हुजूर। हुजूर, मैंने उस पेड़ को 10 सालों तक पानी और अपने प्यार से सींचा है। मैं उस पेड़ को नष्ट होते हुए नहीं देख सकता हुजूर। वो पेड़ आप अब्बू को ही दे दीजिए। तो अब मैं फैसला सुनाता हूं। वो पेड़ रहमान का है। झूठे अबू को सजा दी जाएगी। हाँ? शुक्रिया हुजूर। बादशाह अकबर अपने सभी मंत्रियों को एक समान ही इज्जत दिया करते थे, लेकिन